हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना डी और एफ ऑर्बिटल्स वाला चैप्टर शुरू किया था बेटा। सबसे पहले हम डी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बता दिया था कि जो डी ब्लॉक है बेटा, उसमें हम ग्रुप को नहीं पढ़ते हैं, उसमें हम सीरीज़ पढ़ते हैं। ठीक है। दिस इज़ आवर फर्स्ट सीरीज़। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट सीरीज़ है, ये सेकेंड सीरीज़ है, और ये थर्ड सीरीज़ है, और ये फोर्थ सीरीज़ है। ठीक है ना। फोर्थ सीरीज़ को हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसमें हम सिर्फ 3 सीरीज़ ही पढ़ते हैं, क्योंकि फोर्थ सीरीज़ को हम इनकम्प्लीट मान के चलते हैं अभी। ठीक है। तो आपकी जैसे फर्स्ट सीरीज़ है तो कौन सी है ये? 3D सीरीज़ भी बोलते हैं इसको। और ये आपकी 4D सीरीज़ है, और ये आपकी 5D सीरीज़ है, और नीचे वाली ये 6D सीरीज़ है। ठीक है ना। 6D सीरीज़ की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको नहीं स्टडी करेंगे, हमने सिर्फ इन 3 सीरीज़ को ही पढ़ना है। इसमें भी बेटा जो एटॉमिक नंबर है सबसे ज़्यादा आप किसके, जो 3D है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनके आपको एटॉमिक नंबर, कन्फिग्रेशन वगैरह सब कुछ आनी ही चाहिए। और 4D और 5D सीरीज़ में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में कि कौन कौन इम्पॉर्टेंट है, आपको किस किस को याद रखना है। ओके, ठीक है। तो हम बच्चे सीरीज़ वाइज इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है एक बहुत ही, एक तरह से बोल सकते हैं, वास्ट ब्लॉक है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी शो होती है बेटा। ये अलॉयज़ बनाते हैं, कैटलिस्ट बनाते हैं, ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। लेकिन इससे पहले मैंने अब आपको ये एक बात बताई थी कि जो आपके जो 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं बेटा, ठीक है, वो जनरल फार्मूला हमने उनके साथ डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना, कर लिया था डिस्कस। ठीक, और ये भी बता दिया था मैंने कि क्या डेफिनेशन होती है। पार्शली फिल्ड एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है इनका। ठीक है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, आज हम करेंगे। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन आता है आपके, ये देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि ऑन द ग्राउंड, on what ground you can say that scandium is a transition element but zinc is not। तो ये मैंने आपको पिछले उसमें भी डिस्कस कर रखा था कि जिंक और कैडमियम और मरकरी बेटा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं काउंट होते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट, अगर जिंक की बात करें हम तो 3d10 4s2, जो एंटी पेनल्टीमेट शेल है दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। लेकिन स्कैंडियम के केस में 3d1 4s2 है बेटा। एंटी पेनल्टीमेट शेल जो है बेटा पार्शली फिल्ड है। ठीक है, देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन जिंक अपनी ग्राउंड स्टेट बोलेंगे बेटा, ग्राउंड स्टेट में जो है जिंक जो है वो क्या है, फुली फिल्ड है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट हम नहीं कंसीडर करते हैं। ये तो अपने पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस कर लिया था। ओके, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जैसे सिल्वर एटम है उसमें कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। ठीक है ना, 4d10 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इन इट्स ग्राउंड स्टेट हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है बेटा, अब सिल्वर जो है अपने ग्राउंड स्टेट में तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर देखो सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सिल्वर का एटॉमिक नंबर बेटा 47 होता है, तो इसमें आते हैं 4d10 5s1 आती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में देखो 4d10 है, तो क्या है, ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है, डी ऑर्बिटल तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम Ag2 पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम Ag2 पॉजिटिव लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तब कितना हो जाएगा ये 5s0 एंड 4d 9। ठीक है, तो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा ये किसके जैसे बिहेव करेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। आज हम पढ़ेंगे बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट डी ब्लॉक का, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है बेटा आपके वो क्या होते हैं, मेटालिक होते हैं, मेटल्स होते हैं, सारे के सारे मेटल्स हैं बच्चे। ठीक है, तो इनकी मेटल की प्रॉपर्टीज सारी शो करते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है ना, डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी होती है। अब डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी वैसे तो
आई होप आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। डक्टिलिटी क्या होता है बेटा? डक्टिलिटी होती है प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना, बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की एक तरह से एलिमेंट नहीं बोले, मेटल बोलते हैं, क्योंकि डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी जो है मेटल्स की प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, तो जब हम मेटल्स को पतली पतली वायर्स में ड्रॉन करते हैं तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है बेटा? डक्टिलिटी कहलाती है। और जब हम उसकी पतली पतली शीट्स बनाते हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉयल वगैरह बनती है, ठीक है, तो वो मेलिएबिलिटी कहलाती है। ठीक है ना, थिन वायर्स बनाने वाली प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है, और शीट्स बनाने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है इनकी बेटा? मेलिएबिलिटी कहलाती है मेटल्स की। ठीक है, और हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है बेटा। तो ऑब्वियस है, मेटल्स हैं तो थर्मली और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है, और लस्टर भी होता है इनमें। ठीक है ना, लस्टरस होते हैं, चमक होती है इनमें। बट विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड मैंगनीज। ठीक है ना, तो ये थोड़े से हर जगह बच्चे एक्सेप्शन शो करते हैं। एक एक्सेप्शन तो तुम्हें मैंने बता दी कि तो ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर ही नहीं होते, जिंक, कैडमियम और मर्करी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कंसीडर होते हैं। ठीक है, और सेकंड थिंग ये है कि बाकी सब हार्ड मेटल्स होते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम और मर्करी कैसे मेटल्स हैं बेटा? सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है, लग गया पता? ये देखो यहाँ पे भी लिखा है, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर वेरी मच हार्ड एंड लो वोलेटिलिटी। ठीक है, अब मल्टी पॉइंट अभी करते हैं डिस्कस, अभी इसी लाइन का मतलब समझो। तो बेटा इनमें एक बात आप याद रख लो, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, उतनी ही ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगी बेटा। ठीक है ना, तो मेटल उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा जितनी ज़्यादा उसमें क्या होगा बच्चे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब दोबारा से आपको इस आपकी सीरीज़ में लेके चलती हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जिंक, कैडमियम और मर्करी, जिंक, कैडमियम, मर्करी बेटा इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे भी है, इन्होंने लिखा हुआ देखो, जिंक में 4s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन 4d में 3d में 10 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही 2 and 10, तो ये क्या आएगा? 4s2 3d10 4s2। वैसे ही कैडमियम क्या आएगा? कैडमियम क्या आएगी आपकी? 4d10 5s2। सिमिलरली मर्करी की आएगी 5d10 6s2। तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे? सॉफ्ट मेटल्स होंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि बोल कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और उतने ही ज़्यादा हार्ड मेटल होगा। तो इन सीरीज़ में देखो बेटा, देखो स्कैंडियम से, पहले स्कैंडियम से लेके चलो, यहाँ से देखो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? देखो यहाँ पे 3d में 1, इसमें 2, फिर 3, फिर 1 2 3। क्रोमियम में कितने हो जाएंगे? क्रोमियम का एटॉमिक देखो 24 होता है ना, तो 3d 5 4s 1। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 6 हो गए ना। लेकिन आगे मैंगनीज में, मैंगनीज का है 3d 5, मैंगनीज में भी 3d 5 है, लेकिन 4s 2 है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे फुल पेयरिंग है, सिर्फ d में 5 है, लेकिन क्रोमियम में d में भी और एक 4s को भी ले लेंगे, तो क्रोमियम में मैक्सिमम कितने हैं बेटा? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, फिर तो ये दोबारा मैंगनीज के आगे फिर आयरन में कितना है? आयरन में 6 हो गए ना, तो पेयरिंग शुरू हो गई, 1 2 3 4 5, और छठा यहाँ आ जाएगा, फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहे। ठीक है ना, फिर इसमें दोबारा 4 है, इसमें फिर 3, फिर इसमें 2 1। जिंक में तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैंगनीज में 5 है, क्रोमियम में 6 है, इधर 3 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आए बेटा? क्रोमियम में। वैसे ही सेकंड सीरीज़ में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? बिल्कुल क्रोमियम के नीचे कौन लाई करता है? मॉलिब्डेनम। ठीक है ना, मॉलिब्डेनम में भी सेम क्रोमियम के जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और उसके बाद कौन आता है? टंगस्टन। तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन बेटा ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेटल्स हैं, और इनमें भी सबसे ज़्यादा कौन है बच्चे? टंगस्टन। क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाता है।
ठीक है ना। नीचे की तरफ को मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा, मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन होगा? टंगस्टन। तो सबसे ज़्यादा हार्ड भी कौन हुआ? टंगस्टन। ठीक है ना। लेकिन आपको इस तरह से नहीं आएगा, आपको ये बोल देंगे कि सॉफ्ट मेटल कौन है, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है आपके सॉफ्ट मेटल है, क्योंकि इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। लेकिन आपका जो क्रोमियम, मॉलिबेडनम, ठीक है, और टंगस्टन, ये आपके जो है बेटा सबसे हार्ड मेटल्स हैं, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मेटल हैं ये। ठीक है ना, क्योंकि इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लग गया पता। मेटालिक बॉन्डिंग आप सबको समझ आ गई। ओके, सो हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, ओके सो अच्छा ठीक है, अब मेटालिक करैक्टर पता लग गया आपको। ठीक है ना। अब सेकंड, अच्छा इसमें से क्वेश्चन भी समझ आ गए ना, क्या आएंगे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे मैं आपको सेंड करूँगी कि कौन कौन से आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट आता है कि दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियस है बेटा, एक तो मेटल्स है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है ना, होगा ना हाई। ठीक है, इसके लिए देखो बच्चे यहाँ पे ग्राफ दे के रखा है, यहाँ पे ये देखो ग्राफ को ध्यान से देखेंगे। अब ये ग्राफ पे हम समझेंगे ग्राफ से। तो ऊपर की साइड को मेटालिक नहीं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है और इस साइड को एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो पहले देखो बेटा टाइटेनियम से शुरू किया है, वैसे यहाँ पे स्कैंडियम भी होगा। धीरे 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 मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। देखो स्कैंडियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में सीधे कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है ना, क्रोमियम में 6। तो सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किन के हो जाएंगे? क्रोमियम, मॉलिबेडनम और टंगस्टन का, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग भी इनमें है ना, इनमें बॉन्डिंग। ओके, लेकिन उसके बाद से क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम लगे होने, और मैंगनीज में क्या हो गया? मैंगनीज में मेटालिक बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया बच्चे? डिक्रीज हो गया। लेकिन उसके बाद आयरन में फिर इंक्रीज, फिर धीरे 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 दोबारा से डिक्रीज। ठीक है, ये देखो पहले इंक्रीज होगा बेटा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इनको भी के लिए छोड़ दो, इनका एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे क्यों इतना स्टीप डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो पहले ये बढ़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आयरन ये कम होता 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 यहाँ तक कम होता गया, क्योंकि यहाँ पे देखो आगे फिर आपके पास जिंक, और इनमें बिल्कुल भी यहाँ पे कॉपर है ना बेटा, कॉपर के आगे यहाँ पे जिंक नहीं शो किया है, पर कॉपर के आगे जिंक भी आएगा। तो कॉपर तक आते आते बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल लो चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो मेटालिक बॉन्डिंग भी क्या होगी? इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैंगनीज, ठीक है, एक टेक्नीशियम और ये टंगस्टन बच्चे, इनका मेल्टिंग पॉइंट इसलिए लो है क्योंकि ये क्या है? इनकी स्टेबल कन्फिग्रेशन है। ठीक है ना। अब इसकी मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो बेटा, एक तो हाफ फील्ड है, ठीक है ना, और ऊपर से क्या है? ये देखो 3D और 4s दोनों ही, ये हाफ फील्ड है और 4s फुली फील्ड है। सॉरी सर, एक मिनट। ठीक है, तो ये देखो, तो ये क्या है? हाँ, स्टेबल कन्फिग्रेशन होने की वजह से बेटा ये क्या करते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग नहीं करते हैं इतनी ज़्यादा। ठीक है ना। तो मैंगनीज का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, ठीक है ना, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। ठीक है, और इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट का ये रीज़न है कि इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, और डी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइटली हेल्ड होते हैं बेटा न्यूक्लियस से, इसलिए वो मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से। अब क्रोमियम में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, लेकिन यहाँ 4s में भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे स्टेबल नहीं है।
ठीक है ना, ये हाफ फिल्ड है लेकिन ये फुली फिल्ड नहीं है। लेकिन मैंगनीज में बेटा 3D हाफ फिल्ड है और 4s फुली फिल्ड है। तो स्टेबल कन्फिग्रेशन होने की वजह से ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग नहीं करते हैं। तो मेटालिक बॉन्डिंग वीक होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, पहले इंक्रीज होता है अप टू क्रोमियम और उसके बाद क्या लगता है होने, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है ना, क्योंकि क्रोमियम तक पहले इंक्रीज होता है क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। फिर डिक्रीज होने लगता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम लगते हैं होना और मेटालिक बॉन्डिंग भी वीक हो जाती है। मैंगनीज और टंगस्टन वगैरह का, टेक्नीशियम का इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। ठीक है, समझ आ गई ये बात आपको? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। और है दे हैव लो वोलेटिलिटी। ठीक है ना, तो वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? वोलाटाइल वर्ड आप सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत पढ़ेंगे। वोलाटाइल वो सब्सटेंस होते हैं जो वेपर्स बनाते हैं। ठीक है ना, तो ऑब्वियस है इतने हार्ड हैं बेटा तो वोलाटाइल तो होंगे ही नहीं। ठीक है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, लग गया पता? ये चीज़ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमने कर ली है। ठीक है, तो एक बात बार बार बताती हूँ, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा उतनी ही स्ट्रॉन्ग क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। एक दूसरे के साथ ये लिंक्ड हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखिए ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। और बेटा अभी इसके साथ एक और प्रॉपर्टी जुड़ी है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन क्या होता है? ठीक है ना, एटम्स के बीच की जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। उन एटम्स को तोड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए, ठीक है ना, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतनी ही ज़्यादा हमें क्या चाहिए बेटा, एंथैल्पी लगेगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी हमें एटम्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, तो इनकी बहुत ज़्यादा एंथैल्पी होती है एटोमाइजेशन। ठीक है ना, हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है क्योंकि इनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होती है। किसकी वजह से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये तो तुम समझ ही गए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स, तो उन एटम्स को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो हायर एंथैल्पी होगी, हायर एंथैल्पी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन? सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, ठीक है ना, दे हैव हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। एंड स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग किसकी वजह से है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, लग गया पता आपको? ठीक, ये देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बताई हुई है। ये आपकी थर्ड सीरीज़ है, ये आपकी सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो ये 3D, ये 4D सीरीज़ और ये 5D सीरीज़। ठीक है ना, तो 5D की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद 4D की और उसके बाद 3D की। ये तो अंडरस्टूड ही है बेटा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, क्योंकि जैसे 3D से 4D में जाएंगे, 4D से 5D में जाएंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी और इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या करा आज हमने। आज हमने बताया कि कैसे सॉफ्ट, कौन कौन जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, बाकी टंगस्टन, क्रोमियम और मोलिब्डेनम आपके स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती है। समझ आ गया आपको? उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़े हमने कि पहले इंक्रीज़ करेगा, फिर मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा, और सेम वैसा ही किसके साथ होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के साथ। क्या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में।
ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।